तो जिसमें तुम्हें रिलेशंस निकालना होता है डिफरेंट मासेस के अंदर, डिफरेंट मासेस के लिए, वो तुम निकालना सीखते हो। जैसे जैसे सपोज़ मैंने न्यूटन्स लॉज़ में तो सिंपल जो पार्ट दिया वो तो सिंपल अगर मैंने पार्ट दिया, जैसे सपोज़ तुम्हें इस टाइप का जो क्वेश्चन, जिसमें एक पुली सिस्टम है, यहाँ पर एक पुली है। इसमें तो तुमसे अगर मैंने बोला बोला कि भई रिलेशन बताओ मुझे, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द 2 मासेस, द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 मासेस, मुझे बहुत आसानी से निकाल के दे दोगे। देखो ये सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, एक और ब्लॉक यहाँ पर है और सिंपल एटवुड मशीन जिसको अपन कहते हैं। इसमें ऐसे समझ लो कि ये है ब्लॉक M1 M2 है और मैंने तुम लोगों को बोला कि भाई बहुत सिंपल सिस्टम है, इसमें मैंने तुम्हें बोला है कि M2 इज़ ग्रेटर देन M1। अब मुझे बताओ कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो तुम लोग मुझे बड़े आसानी से बोल दोगे कि सर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसमें ऊपर होगा क्योंकि ये M1 छोटा है मास में, M2 बड़ा है मास में, इसलिए ये सेम होगा इधर की तरफ। ठीक? बहुत आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैंने तुमको बोला कि मुझे ये बताओ कि भई व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशंस ऑफ, जैसे ये वाला सिस्टम मैं तुम्हें देता हूँ। एक ये वाला सिस्टम मैंने सपोज़ तुम्हारे सामने रखा, थोड़ा-सा ही कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि किसी ने क्वेश्चन सॉल्व किया वो वाला, जो मैंने दिया था सॉल्व करने के लिए? कौन-सा? ये वाला? ये? हेलो, हेलो, हेलो। किसी ने यस सॉल्व नहीं सर। किसी ने सॉल्व नहीं किया ये वाला? नहीं किया? मैं एक और दिन का टाइम दे रहा हूँ फिर हैं? हाँ पक्का? सर। मुझे पता है किसी ने सॉल्व नहीं किया है। 5% वाला। अब तुम लोग क्या करोगे, इसको सॉल्व करके ना मुझे व्हाट्सएप करोगे, नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है। युग से और पूछ लेता हूँ मैं। युग, तुमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था? ये ईयर वाला? हेलो, हेलो, हेलो। युग, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं सर, मैंने भी नहीं किया था। कोई बात नहीं। मैं अब की बार टाइम दे रहा हूँ, तुम लोग जो है ना इसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना, है ना? ये मैंने तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए ही दिया था, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कर लेना कोई बात नहीं। अभी मैं क्या है ना, एक बार और मैं चांस दे देता हूँ तुम लोगों को। तो मैं कंस्टेंट इक्वेशन बता रहा हूँ आज, है ना? कंस्टेंट इक्वेशन में क्या है, कंस्टेंट इक्वेशन मतलब कि कंस्टेंट इक्वेशन को यूज करके मैं एक्चुअली में डिफरेंट ब्लॉक्स इन अ पुली मास सिस्टम, मैं एक्सेलेरेशन को रिलेट कर लेता हूँ। मतलब मुझे एक्सेलेरेशन पता चल जाते हैं कैसे निकालने हैं, मुझे रिलेट कैसे करना है। जैसे मैंने बोला कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में तो बहुत इजी है कि एक्सेलरेशन के रिलेशंस निकालना, कि ये दोनों के रिलेशन एक्सेलरेशन कैसे होंगे, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये m1 ऊपर मूव करेगा उतना ही डिस्टेंस m2 मूव करेगा। इसे तुम बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि द एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली, मतलब ऐसे ऐसे सेम होगा दोनों का वैल्यू, बस डायरेक्शन अलग होगा। इसकी भी ये रिलेशन कैसे निकालते हो मैं बता दूंगा कंस्टेंट से। पर अगर मैंने तुम लोगों को बोला कि भाई
जो भी तुम्हारी अभी तक की नॉलेज है, उसके बेस पे मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ द एक्सेलरेशंस बिटवीन A1 एंड A2। तो बता सकते हो मुझे क्या होगी रिलेशन? अपने-अपने तरीके से बताओ मुझे क्या होना चाहिए? अगर कुछ नहीं पता तो फिर मैं बताऊँगा। तुम्हारे किसी भी लॉजिक से या किसी भी तरीके जिस जिस लॉजिक से तुमने ऊपर वाले में पता किया था कि ऊपर एक्सेलेरेशन ऊपर और सेम होगा, उस लॉजिक से क्या तुम इधर एक्सेलेरेशन रिलेट कर सकते हो? ब्लॉक 1 का और ब्लॉक 2 का? मुश्किल है ना? सर 1 मिनट का टाइम दे दो। अच्छा, अच्छा टाइम दे दिया मैंने, चलो करो, करो। सर M1 A1 equals to 3 into A2। नहीं, बात ये है ना कि तुम यहाँ पर तुम्हें मासेस की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली, नंबर्स में निकाल लोगे तुम। वैसे जो तुमने निकाला है M2 A2, M2 की जरूरत नहीं है। एक्सेलेरेशन A1 और A2 डिवाइड ऑफ M2 और M1 होंगे, मतलब मास M2 और M1 कुछ भी हो, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि M2 बड़ा है या M1 से। हाँ, पर रिलेशन में गड़बड़ी है। आप देखो, मैं बताता हूँ तुमको कैसे हम कंस्टेंट इक्वेशन को यूज करके एक्चुअल रिलेशन निकालते हैं। देखो, कंस्टेंट इक्वेशन में हम जब कंस्टेंट इक्वेशन मेथड क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जिससे तुम एक्सेलरेशंस के रिलेशन निकालते हो। अब जैसे इस सिंपल वाला जो सिस्टम है, इसमें मैं बताता हूँ और फिर उसी को मैं कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में अप्लाई करके दिखाऊंगा, फिर तुम्हें और भी एग्जांपल्स देता हूँ। अब देखो, कंस्टेंट इक्वेशन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले वी फाइंड आउट अ फिक्स रेफरेंस पॉइंट। फिक्स रेफरेंस पॉइंट मतलब ये है स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ। फिक्स रेफरेंस पॉइंट मतलब जैसे यहाँ पर ये ऊपर वाला जो अर्थ है, सॉरी ऊपर वाला जहाँ से फिक्स है ना ये पुली, ये फिक्स रेफरेंस पॉइंट है मेरा। अभी जब ये फिक्स है तो मेरा जो ये वाला जो पुली है ना, ये पुली भी फिक्स ही होगा। तो मैं डायरेक्ट अपने रेफरेंस पॉइंट को ना यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि पुली भी फिक्स ही है। अभी यहाँ से फिक्स रेफरेंस पॉइंट जब मैंने फाइंड आउट कर लिया, रेफरेंस पॉइंट हमेशा मेरा फिक्स होना चाहिए स्टेशनरी। अभी उस रेफरेंस पॉइंट से मैं क्या करूंगा, गिव डिस्टेंसेस टू ईच मूवेबल ऑब्जेक्ट इन सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है कि तुम्हें अभी डिस्टेंसेस देने हैं उस फिक्स रेफरेंस पॉइंट से हर एक मूवेबल ऑब्जेक्ट को। मेरे पास मूवेबल ऑब्जेक्ट क्या है, एक तो M2 है और एक M1 है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने इस फिक्स से डिस्टेंस से मैंने फिक्स डिस्टेंस इसको दे दिया कि सपोज इसको मैं x2 बोल देता हूँ और इसको मैं x1 बोल देता हूँ। अब तुम बोलोगे कि सर ये x1 और x2 तो इक्वल है, आप डिफरेंट डिफरेंट क्यों दे रहे हो?
इसको भी x2 ही दे देते। पर मैंने इसलिए दिया है ये कि ज़रूरी नहीं है ना भई, मैंने तुम्हें गलती से दिखा दिया है ये कि ये जो m1 है ये यहाँ है। मान लो रियलिटी में तो थोड़ा-सा ये नीचे होगा ना, डिफरेंट सेम डिस्टेंस पे थोड़ी ना होगा। तो इसलिए मैंने इसका एक डिफरेंट डिस्टेंस दिया है। मोमेंटरीली ये इक्वल हो सकते हैं पर हमेशा नहीं होंगे। तो मैं इसलिए एक जनरल कंडीशन बता रहा हूँ। इसमें मैं इसका x1 ले रहा हूँ, इसका x2 ले रहा हूँ। अब बात क्या है कि मैं यहाँ पर जब मैंने डिस्टेंसेस दे दिया हर एक मूवेबल ऑब्जेक्ट को, फिर थर्ड स्टेप मेरी क्या होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। जो ये स्ट्रिंग देख रहे हो ना तुम, ये m1 से जो कनेक्ट होता हुआ आ रहा है और फिर ये इससे कनेक्ट होके ऐसे जा रहा है ऊपर से, और फिर ये ऊपर से फिर नीचे आ रहा है इधर m2 तक। ये पूरा का पूरा फिक्स है। अब ये फिक्स है मतलब ये लेंथ पूरी की पूरी फिक्स है, ये क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मीनिंग है, एक तो पहली तो ये मासलेस होती है। मासलेस मतलब इसका मास नहीं होता। दूसरा, ये इनएक्सटेंसिबल होती है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब वो ये होता है कि इसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, नॉन स्ट्रेचेबल। तो ये 2 कंडीशंस होती हैं। अब इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते तो लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर पर्टिकुलर कंडीशन में x1 प्लस x2 प्लस इसके ऊपर की जो लेंथ है ये l स्ट्रिंग की, कांस्टेंट रहने वाली है। अभी जब ये कांस्टेंट है तो अब मैं क्या करूँगा, इसको डिफरेंशिएट करूँगा। फोर्थ स्टेप, डिफरेंशिएट। 1 to find a relation between velocities and acceleration। यहाँ क्या हो गया देखो, x1 प्लस x2 को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आएगा dx1 by dt प्लस dx2 by dt। अब ये जो dl by dt अगर करूंगा, ये लेंथ तो हमेशा इतनी लेंथ जो है जो पुली के ऊपर है ये तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इतनी लेंथ तो हमेशा सेम ही रहने वाली है, थोड़ी ना चेंज होगी। तो ये लेंथ तो सेम ही रहेगी, तो ये जीरो हो जाएगा, आगे कांस्टेंट भी जीरो हो जाएगा। ये रिलेशन मुझे v1 प्लस v2 इज इक्वल टू जीरो दे रहा है, यानी कि अगर v1 की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो v2 विल बी इक्वल टू माइनस v1। यानी कि v2 जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ये, और दूसरा, अगर इसी इक्वेशन को मैंने फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया, यानी कि dv2 by dt इज इक्वल टू माइनस dv1 by dt, तो ये मुझे क्या देगा कि मुझे रिलेशन बिटवीन एक्सेलेरेशन देगा a2 इज इक्वल टू माइनस a1। यानी कि a1 का इसका एक्सेलेरेशन अगर ऊपर की तरफ a1 है तो a2 का जो इसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा, सेम वैल्यू माइनस a1। माइनस साइन ऑब्वियसली इसका अपोजिट डायरेक्शन दे रहा है मुझे। बस यहाँ पर ये याद रखना कि ना, अगर तुमने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है तो दूसरे को नेगेटिव लेना। सेम यहाँ पॉजिटिव लिया है, राइट में पॉजिटिव लिया है तो इधर नेगेटिव लेना। ठीक है, ये जरूर करना जरूरी है। ये रेफरेंस, ये क्या नाम है, वो होती है ना इसको अपन साइन कन्वेंशन जिसको बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली, पॉजिटिव वाई एक्सिस वाली, वो भी फॉलो कर लेना। तो अगर नेगेटिव साइन का मतलब है एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, तो इससे तुम्हें रिलेशन पता चल जाती है। इस मेथड में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? अच्छा, अच्छा, अब मैं तुम्हें सेम चीज यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ, इस वाले में, इस वाले से। अब मुझे बताओ, अच्छा सोच के बताओ, क्या ये जो मेथड मैंने तुम्हें अभी भी जब जस्ट बताया, इस मेथड को तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो कि जो मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन दिया था इसका आंसर तुम लोगों का गलत आया है? फिक्स रेफरेंस पॉइंट तो तुम्हारा ये हो जाएगा, ये वाला ऊपर। मूवेबल ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे कौन कौन से हो जाएंगे, देखो, एक तो वन मूवेबल ऑब्जेक्ट है, टू मूवेबल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर तुम्हें ये पुलीज भी मूवेबल बनानी पड़ेंगी, 3 and 4।
और हर एक मूवेबल ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस देना पड़ेगा, और हर एक स्ट्रिंग का, ये जो पहली वाली जो ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कांस्टेंट होगी यहाँ से लेके इधर से लेके यहाँ तक, थर्ड के टॉप तक, और फिर सेकंड वाली स्ट्रिंग की 1 से लेके 4th के टॉप तक कांस्टेंट होगी, और फिर 4th वाली पुली के ऊपर 1 से लेके 2 तक की लेंथ की स्ट्रिंग ये कांस्टेंट होगी। इनको यूज करके क्या तुम A1 और A2 में रिलेशन निकाल सकते हो? कोशिश करो। Yes, sir. नहीं कर पाओगे तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। ट्राई करो। सबको क्लियर है ना ये? मानस, ईशान, अनिक, तनुष, श्रेया, सबको? जीवांशी? हाँ सर। Yes, sir. यस यस सर। ओके। Sir, हाँ, सर इस मेथड से 3 इक्वेशन आ रही है इस क्वेश्चन के लिए, पर एक और चाहिए होगी सॉल्व करने के लिए। 3 इक्वेशन आ रही है। Yes, sir. हाँ, 3 इक्वेशन तुम्हारी यहाँ कौन-कौन सी रही है, बताओ एक बार? सर बिल्कुल जैसे आपने पिछला क्वेश्चन करवाया था वैसे ही आ रही है। A1 इक्वल्स टू माइनस A2, A3 इक्वल्स टू माइनस A4। हम्म, तो तुम्हें भी तो रिलेशन, अब तुम्हारे पास 3 इक्वेशन आ रही है और शायद 4 वेरिएबल आ रहे हैं ना? तुम्हें दो वेरिएबल एलिमिनेट करने हैं उसमें से, और A1 और A2 में रिलेशन निकालना है। देखो तुम्हारी, मुझे अच्छा बताओ एक बार, इक्वेशंस कौन-कौन सी आ रही हैं? सर A1 इक्वल्स टू माइनस A2, A1 इज इक्वल टू माइनस A2। A3 इक्वल्स टू माइनस A4। एक मिनट, ये A2 जो तुमने लिया है वो इसका डिस्टेंस ले लिया क्या? यस सर। हाँ, तो चलो कोई बात नहीं। मैंने A3 लिया था ना, इसको 3 लिया था ना, तो अच्छा सर, तुम्हारी मैं इसका, दोबारा वेरिएबल चेंज करके देती हूँ। नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग सब इसको A3 4 मान के चल रहे होंगे, तो यस सर। कंफ्यूज नहीं हो जाओ। वैसे मैं यहाँ पर करेक्ट कर सकता हूँ, मत करो, तुम चेंज मत करो, मैं करेक्ट कर देता हूँ। तुम्हारा होगा ये A1 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। एक तो पहली इक्वेशन होगी, है ना? दूसरी इक्वेशन बताओ। सर मेरे हिसाब से A3 इक्वल्स टू माइनस A4। A3 इज इक्वल टू माइनस A4, ये गड़बड़ लग रहा है मुझे।
A3 माइनस A4 नहीं होगा। सर एक बार देखती हूँ मैं। क्योंकि देखो तुमने गड़बड़ क्या की होगी ना, देखो जैसे यहाँ तो तुम्हारा ठीक है, मैं बता देखो देखो ये तुमने x3 लिया जैसे सपोज इसका डिस्टेंस, और इसका डिस्टेंस तुमने यहाँ से लेके इसको x1 लिया। तो अगर फर्स्ट स्ट्रिंग की जो लेंथ देखेंगे अपन, तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो ठीक है, वो पहली इक्वेशन बनेगी। लेकिन मैं श्योर हूँ जो तुम्हारी इक्वेशन बनी है उसमें तुमने एक गड़बड़ी ये की है कि अगर तुम इसका डिस्टेंस x4 ले रहे हो और ये x3 है, तो सेकेंड इक्वेशन जो तुम्हारी बननी चाहिए, देखो ये वाली लेंथ, ये जो लेंथ है, प्लस यहाँ से लेके यहाँ वाली जो लेंथ है नीचे तक, ये कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये वाली जो लेंथ है, ये जो लेंथ मैं बता रहा हूँ, ये है x4 माइनस x3, और ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ है हमारी x1 माइनस x3। तो बेसिकली जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो 3 के ऊपर से आ रही है, वो जो मुझे रिलेशन देगी वो ये देगी x4 माइनस x3 प्लस x1 माइनस x3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमने ऐसे नहीं किया ना, इसको माइनस नहीं किया। यस सर। ये मिस्टेक हुई थी, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ लेने में थोड़ा सा केयरफुल लेना पड़ता है। और सिमिलरली बाकी लोग भी चेक कर लो, अब मैं जब थोड़ा सा सॉल्व कर ही रहा हूँ इसको, इसका अगर मैंने डिस्टेंस फिर 2 का अगर x2 लिया, तो मैं यहाँ पर सेम तरीके से ऐसे रिलेशन बनाऊंगा थर्ड के लिए, x2 माइनस x4 प्लस x1 माइनस x4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। ये फोर्थ स्ट्रिंग के लिए है। बेसिकली तुम लोगों की जो इक्वेशन डिफरेंशिएट करके आएगी वो आएगी a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। दूसरा a4 प्लस a1 माइनस 2a3 इज इक्वल टू 0। a2 प्लस a1 माइनस 2a4 इज इक्वल टू 0। अब तुमको क्या करना है, a1 और सिर्फ a1 और a2 में रिलेशन निकाल के लेके आना है। तो a2 और a3, a4 और a3 को एलिमिनेट करना है। तो पहले तो क्या करो, a3 इस रिलेशन से मेरे पास आएगा a3 इज इक्वल टू माइनस a1, इसको तुम यहाँ पर पुट कर दो। तो इससे तुम्हारे पास रिलेशन आएगा a4 प्लस a1 प्लस 2a1 इज इक्वल टू 0, यानी कि a4 प्लस 3a1 इज इक्वल टू 0। और a4 की जगह पर तुम यहाँ से माइनस 3a1 पुट कर सकते हो, इसको यहाँ पर पुट कर दो इधर। तो आएगा a2 प्लस a1 प्लस 6a1 इज इक्वल टू 0, यानी कि a2 इज इक्वल टू माइनस 7a1। ये है डिजायर्ड रिलेशन जो हमें चाहिए। तो a2 का जो एक्सेलरेशन होगा, अगर a1 का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो a2 का एक्सेलरेशन 7 टाइम्स a1 होगा नीचे की तरफ। इसको सब देख लो, फिर मुझे एनालाइज करके बता दो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अच्छा, अब इसमें
इसको मैं थोड़ा-सा इसको मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में देता हूँ तुमको। अगर अब मान लो अगर मैंने मान लो अब एक क्वेश्चन फ्रेम किया, इफ M2 इज़ इक्वल टू 2 kg एंड M1 इज़ इक्वल टू 1 kg, then find out the value of A1, comma A2. Also find the value of, या value क्यों लिखूं मैं? Also find the tension in each string. ये अब मेरा नया क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दो मुझे। पहले तो बताओ कर लोगे कि नहीं? अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि जो मैंने अभी ये सॉल्व करके रिलेशन निकाला है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। हम्म। मानस नहीं है, एकदम प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना? एकदम युग हाँ। समझ में, युग सही है ना? यस सर, क्लियर है। हम्म। युग को क्लियर है, तन, ईशान, अनिक, सबको क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, ईशान को भी Clear क्लियर है। है। ठीक है चलो, अब जब ये क्लियर है, तुम अब एक्सेलेरेशन के जो वो है रिलेशंस निकालना सीख गए हो, तो अब मुझे इसको सॉल्व करके बताओ, इस क्वेश्चन को। इस वाली स्ट्रिंग में, पहली वाली स्ट्रिंग में मान लेना टेंशन है T1, इसमें T1 मान लेना, ये इसको T1 मान लो, और इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन T2 मान लो, और इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन T3 मान लो। ये तो तुम लोगों को पता ही है कि सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहती है।
सर एक बार क्वेश्चन दिखाना। अभी करके दिखाता हूँ। देखो ये मैंने टेंशन शो कर दी। अभी क्या है, ये टेंशन शो कर दी है, यहाँ पर जो फोर्सेस होंगी वो फोर्सेस भी शो कर देता हूँ। ये M1G है, और जो M2 के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो एक तो टेंशन लग रही होगी और एक ये M2G लग रही होगी। मुझे पता है कि जो इसका जो एक्सेलेरेशन है वो 7a1 है, अगर इसका एक्सेलेरेशन a1 है तो मान लो मैंने इसका a मान लिया तो इसका एक्सेलेरेशन 7a हो जाएगा, 2 का 1 का 1 का a है तो 2 का 7 हो जाएगा। अब देखो मैं इक्वेशंस फ्रेम करता हूँ। मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूँ सबको कि forces in the direction of acceleration are taken as positive, forces against the direction of acceleration are taken as negative। पहले मैं 1 का एफबीडी बनाता हूँ। 1 का एफबीडी में मेरे पास एक ही फोर्स लग रही है नीचे की तरफ M1G, और बाकी जो 3 फोर्सेस लग रही हैं वो लग रही है T1, T2 एंड T3। दिस T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3, और इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है A। तो मैं इसकी जब इक्वेशन बनाऊंगा तो इसकी इक्वेशन मेरी ऐसी बनेगी, T1 प्लस T2 प्लस T3 माइनस M1G is equal to M1A। Forces in the direction of acceleration are positive, forces against the direction of acceleration M1G is negative, so this will be equal to M1A। सिमिलरली अब मैं रिलेशन ये भी निकाल सकता हूँ। देखो फर्स्ट पुली जो है, ये पुली मासलेस है, मास 0 है इसकी। अगर मैं इस पुली के ऊपर रिलेशन बनाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगी, T1 is equal to 2T2, क्योंकि ऊपर T1 है, इसका मास 0 है। अगर इसका कोई भी एक्सेलेरेशन किसी भी डायरेक्शन में ले भी लोगे तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मास 0 है। तो T1 माइनस 2T2 इज इक्वल टू 0, यानी कि T1 इज इक्वल टू 2T2। दूसरी इक्वेशन बन गई मेरी। सिमिलरली थर्ड पुली पे जब मैं बनाऊंगा, थर्ड पुली थी ना ये, फोर्थ थी, थर्ड मान लो ये फोर्थ पुली। अब फोर्थ पुली के ऊपर जब मैं बनाऊंगा इक्वेशन तो मेरे पास क्या आएगी, T2 इज इक्वल टू 2T3। M2G की अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो M2 के ऊपर जो मेरी फोर्सेस हैं वो क्या क्या हैं, एक तो M2G नीचे की तरफ, दूसरा टेंशन ऊपर की तरफ T3, और इसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है 7a। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो है M2G माइनस T3 इज इक्वल टू M2 इंटू 7a। ये मेरे पास 4 इक्वेशंस हैं, 1 2 3 4। इनको आपस में सॉल्व करना है मुझे, और सॉल्व करने के बाद अननोन वैल्यूज को निकालना है। हाँ देखो T1 इज इक्वल टू 2T2 है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सेकेंड इक्वेशन से T1 इज इक्वल टू 4T3। जैसे ले लो T3 इज इक्वल टू T2/2, तो ठीक है कर लेते हैं। T2 और T3 को निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं इसको सॉल्व करके ऐसे लिख सकता हूँ, T1 प्लस T1/2 प्लस T3 इज इक्वल टू, T3 को T1 के टर्म्स में अगर तुम लोग लिखोगे तो T3 इज इक्वल टू T2/2 और T2 इज इक्वल टू T1/2, यानी कि T1/4 हो जाएगा। तो T1/4 माइनस M1G इक्वल टू M1A। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, T1/2 यानी कि 6T4 यानी कि 7T1/4 माइनस M1G इज इक्वल टू M1। 1 की वैल्यू मैंने कुछ दे रखी
1 kg। और यहाँ भी मैं ये तो एक इक्वेशन बन गई मेरी, तो फिफ्थ इक्वेशन बोल दो। अब फिफ्थ इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं T3 को लिख सकता हूँ अगेन T1/4। तो M2 M1 की वैल्यू सबकी डाल देता हूँ। M2 इज 2 kg, यानी कि 2g माइनस T1/4 इज इक्वल टू 14a। ये मेरी फोर्थ इक्वेशन है। फिफ्थ इक्वेशन है 7T1/4 माइनस g इज इक्वल टू a। ये हो गई। तो अब पहले अगर मुझे सिर्फ एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस वाली इक्वेशन में 7 मल्टीप्लाई कर दूंगा 14g माइनस 7T1/4 इज इक्वल टू 14 इंटू 7a। और ये हो गया 7T1/4 माइनस g इज इक्वल टू a। ऐड कर दो दोनों को, ये कैंसिल हो गया। 13g इज इक्वल टू 14 इंटू 7 प्लस 1 इंटू a। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई 13g डिवाइडेड बाई 14 इंटू 7 प्लस 1 विच इज 98 प्लस, तो निकाल लो 130/99 की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी कुछ 1.31 करके। 100 है ना ये, हाँ 1.31 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन आ गया। अब T1 की हर एक टेंशन की वैल्यू निकालनी है, बस T1 निकाल लो कुछ। जैसे T1 जो हो जाएगा तुम्हारा इस इक्वेशन से 7T1/4 इज इक्वल टू 10 प्लस 1.31 यानी कि 11.31। T1 इज इक्वल टू 11.31 इंटू 4/7 आ गया T1 की वैल्यू। सिक्स 6.46। अब तो मैं T2 की और क्या था, T2 की वैल्यू निकालनी थी। तो T2 इज इक्वल टू T1/2 विच इज 3.2। T3 is equal to T1/4 which is 6.4/4। ये भी आ गया, ऐसे सॉल्व होगा ये 1.6। आया समझ में? हाँ सर। ये मैंने खुद क्वेश्चन फ्रेम करके दिया था तुम लोगों को, जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए कि एक्सेलेरेशन के रिलेशंस कैसे निकालते हैं। और प्लस दूसरी चीज ये कि अगर एक्सेलेरेशन के रिलेशन निकल भी जाए तो तुम सॉल्व कैसे करते हो। ठीक है, अब मुझे इसके जो मैं दो कंडीशन दे रहा हूँ ना, इनके रिलेशंस निकाल के देना। ये लो, ये है क्वेश्चन। इसमें मुझे रिलेशन निकाल के दो, मतलब ये दो डिफरेंट केसेस हैं। ये है केस नंबर 1, केस 1,
और ये है केस 2। इन दोनों केसेस में मुझे निकाल के दो व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन बिटवीन A2 एंड A1। ऐसे ही इसमें A1 और A2 के बीच में रिलेशंस क्या होंगे अपनी कांस्टेंट इक्वेशन लगा के। अच्छा, ऊपर वाला जो मैंने सॉल्व करके दिखाया उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं था ना? सही था ना? इजी था ना? हाँ सर। हाँ। यस सर। ये है ना, ये शुरू में जितना मैंने इसको लंबा तुम्हें लगा होगा कि थोड़ा सा लंबा हो गया, पर ये इतना लंबा होता नहीं है। एक दो बार की प्रैक्टिस के बाद जब तुम कांस्टेंट इक्वेशन लगाना सीख जाते हो ना, तो फिर ये बहुत इजी लगने लगता है। और मैं इसके अलावा कांस्टेंट इक्वेशन के अलावा और भी मेथड होते हैं, जैसे वो मैं बाद में तुम्हें सिखाऊंगा। टोटल वर्क वाला भी होता है, वर्क इज इक्वल टू जीरो वाला मेथड भी होता है। जो फोर्स फोर्स निकाल लो, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन कर दो, वो सेम आएगा, डायरेक्ट इक्वेट कर दो। पर उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं जान चाहता हूँ कि तुम लोग ना कांस्टेंट इक्वेशन वाला जो मेथड है उसको थोड़ा सा मास्टर कर लो अच्छे से। सर केस 2 में A2 इज इक्वल टू 3A1 करके आएगा क्या कुछ? केस 2 में तुम्हारा आ रहा है 2 इज इक्वल टू 3A1। हाँ, सही है, सही है, सही है, वेरी गुड। अब केस 1 में भी निकालो। हाँ सर, वो केस 1 पहले देखा नहीं था। अच्छा तुमने, अच्छा अच्छा, ये बिल्कुल उसकी तरह सिमिलर लगा होगा तुम्हें, ऊपर दिया नहीं था मतलब मैंने। मुझे लगा कि मतलब दोनों में कुछ, मतलब मैंने पहले समझा नहीं कि A1 A2 किस में क्या रिलेशन निकालना है, फिर मैंने देखा कि दोनों में ही A1 और A2 है, तो मैंने पहले केस 2 सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, सर केस 1 में A1 इक्वल टू 2A2 होगा क्या? A1 इज इक्वल टू 2A2। Yes, sir. हाँ, सही आ रहा है। नहीं, A1 इज इक्वल टू 2, नहीं नहीं नहीं,
A2 इज इक्वल टू 2A1 होगा। तो ये A2 is equal to 2A1 हो रहा है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है तुम्हारा। A2 इज इक्वल टू 2A1 होएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। करके दिखाऊं क्या? देखो करते हैं फटाफट। ये ना ये इसको फिक्स पॉइंट मान लो, इस वाली इसको ये फिक्स पॉइंट मान लो पूरा। जब फिक्स पॉइंट मानोगे तो इस मूवेबल चीजें कौन कौन सी है, तो ये 2 ब्लॉक, तो x2 बोल दो, और नीचे वाला जो ब्लॉक है इसको x1 बोल दो। ये x1 हो गया। ये मूवेबल पुली भी है, ये पुली भी मूव कर रही है, तो थर्ड पॉइंट मान लो और इसको डिस्टेंस दे दो x3। तो अगर तुम यहाँ पर रिलेशंस बनाओगे पहले वाले केस, इस वाले केस में तो बनेगी क्या, देखो x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और सेकेंड स्ट्रिंग जो है ये वाली स्ट्रिंग, इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x1 माइनस x3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। 2x3 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक तो इसकी लेंथ और एक इसकी लेंथ राइट वाली स्ट्रिंग की, दोनों की ऐड करोगे तुम, तो इससे इससे डिफरेंशिएट करके आएगा a1 इज इक्वल टू a3, और इसको a3 को जब मैं ऊपर डालूंगा तो आएगा मेरे पास a2 प्लस 2a1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसलिए मेरे पास आ रहा है a2 इज इक्वल टू माइनस 2a1। बेसिक माइनस का मतलब क्या है, क्योंकि मैं पॉजिटिव जो कांस्टेंट लेता हूँ वो डायरेक्शन लेता हूँ, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन लेता हूँ, ये पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव, नीचे साइड में नेगेटिव। तो अगर तुमने लेफ्ट से राइट जाने वाला डायरेक्शन A2 पॉजिटिव लिया है तो A1 नेगेटिव आएगा, यानी कि A1 नीचे की तरफ आएगा। तो बेसिकली रिलेशन तुम्हारा ये आ रहा है कि A2 की वैल्यू है 2A1 के इक्वल। A2 पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो A1 नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव वाई में। सही है ना ईशान? Yes, sir. अच्छा, बाकी लोगों का सबका आ गया? हाँ सर। सभी का आ गया तो फिर मैं तुम लोगों के लिए क्वेश्चन सेट करके रखे हैं मैंने, देखो। अब मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे। पहले तो रिलेशन निकालना A1 और A2 में, और फिर उसके बाद इसकी जो चीजें पूछी हैं। सर हाँ हाँ, सर फिक्स पॉइंट कैसे ढूंढते हैं? क्या सर जो पहला स्टेप होता है सॉल्व फिक्स करने का पॉइंट? कि एक फिक्स पॉइंट ढूंढना होता है, हाँ हाँ तो वो हाँ, कैसे? फिक्स पॉइंट ना, फिक्स पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जो कि मूव नहीं करता, मतलब जो फिक्स होता है, जो कि फिक्स है। देखो जैसे सपोज मैंने पहले पहले केस में अगर तुम्हें ध्यान होगा, पहले कैसे डिसाइड किया था, सबसे पहला पॉइंट कौन सा फिक्स पॉइंट था, ये पुली, क्योंकि ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही, क्योंकि ये एक्चुअली फिक्स्ड है, ऊपर वाले फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स है, इसलिए मैंने इसको फिक्स पॉइंट मान लिया था। अब सारे की सारे जो डिस्प्ले, सारे के सारे जो मूवमेंट हो रहे हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे किसी को भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सेकंड वाले केस में भी वर्टिकल मोशन हो रहा था सबका, मैंने यहाँ पर फिक्स पॉइंट किसको माना, इसको, सबसे ऊपर वाली पुली को, क्योंकि ये फिक्स है, मूव नहीं कर रही सर इस ऑब्वियस। वाले में वन फिक्स नहीं है? इस वाले में ठीक है। नहीं, वन फिक्स थोड़ी ना है भाई, वही तो वन तो ऊपर नीचे मूव करेगा ना, ये वन, वन तो ब्लॉक है ना, ये तो मूव करेगा ऊपर नीचे। अब तुम्हें डाउट अगर हो रहा है तो थोड़ी सी क्लैरिटी लाओ। देखो क्लैरिटी क्या है कि ये वन जो है किसी भी फिक्स रेफरेंस पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से किसी भी चीज से थोड़ी ना अटैच है। जैसे ये ऊपर वाली जो पुली है ऊपर वाले केस में, ये तो इससे अटैच्ड है, मतलब ऊपर वाली छत से, इसलिए ये फिक्स है। नीचे वाला जो ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 1, ये किसी चीज से थोड़ी ना अटैच्ड है।
यस सर। तो मुझे पहले लग रहा था कि कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है तो ग्राउंड लेवल पे तो लिखते हैं। ये तुम्हारा प्रॉब्लम हो गई। हमें यहाँ पे वो नहीं लेना होता, ये पोटेंशियल एनर्जी की तरह तुम्हें ग्राउंड लेवल रेफरेंस नहीं लेना है। ग्राउंड ये है ही नहीं, ये तो मूवेबल है। तुम्हें यहाँ पर वो चीज जो तुम्हारे डायग्राम में, जो तुम्हारे सिस्टम में फिक्स्ड पॉइंट दिखाया हुआ है ना, उससे अटैच जो भी पुली है, जो भी चीज है, उसको फिक्स पॉइंट मानना है तुम्हें। ठीक है सर। ऐसे ही इस वाले केस में मैंने इस वाले केस में मैंने इस पुली को माना था फिक्स, और इस वाले केस में भी मैंने किसको फिक्स माना, देखो इस वाले केस में मैंने इसको फिक्स माना। ये वाली जो, इसको थोड़ा सा अलग कलर में दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये जो ब्लू कलर है ना, ये ब्लू कलर की पुली, इसको फिक्स माना, क्योंकि ये इससे मेज जो है टेबल, इससे फिक्स्ड अटैच है, ये मूव नहीं कर रही। बाकी जो 2 है, 3 है, ये भी मूव कर रहे हैं। अब तुम ये बोल सकते हो कि सर ये भी तो फिक्स है ऊपर वाला, छत से जो चिपकाया हुआ है। तो मैं ये फिक्स पॉइंट और ये फिक्स पॉइंट दोनों को एक लाइन पे लेके आके इस रेफरेंस को फिक्स मान सकता हूँ। जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दोनों हो रहे होते हैं ना, तो हमें एक फिक्स पॉइंट लेना पड़ता है जिसको हम 0,0 ओरिजिन मान के काम करेंगे। उससे फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शो कर लो अपने। जैसे सपोज ठीक है सर। ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया है, ये जो नया क्वेश्चन तुम लोगों को दिया है सॉल्व करने के लिए, इसके लिए तुम क्या फिक्स पॉइंट मानोगे? इसमें तुम्हारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है 1 kg का, और 2 kg का भी हो रहा है मोशन। तो तुम क्या करोगे, ये जो एक सर पुली ए है पॉइंट। इसको फिक्स मानोगे ऐसे, और इससे सबको मूवमेंट दोगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली ये भी है कि 1 kg ब्लॉक भी मूव कर रहा है, 2 kg ब्लॉक भी मूव कर रहा है, और ये जो थर्ड वाली जो पुली है ये भी मूव कर रही है। तो तुम्हें इसको भी देना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट कुछ, x3। सर बोलो। सर ये वाले क्वेश्चन में मैंने 2 kg वाले का एक्सेलरेशन को A2 कंसिडर किया और 1 वाले को A1। तो मेरा कुछ ऐसा रिलेशन आ रहा है, A1 इज इक्वल टू -2A2। A1 इज इक्वल टू -2A2। हम्म। एक मिनट रुको, मैं क्रॉस चेक करता हूँ। A2 इज इक्वल तुम्हारा क्या आ रहा है इसमें, A2 इज इक्वल टू 2A1, मतलब A2 इज इक्वल टू 2A1। हाँ ठीक आ रहा है। 2 नहीं आएगा यार, 2 नहीं आएगा। A2 इज इक्वल टू A1/2 आएगा। ये गलत आ रहा है तुम्हारा, क्या A2 इज इक्वल टू? A1/2 आएगा। हाँ तो मेरा वही आ रहा है बट माइनस के साथ। हाँ सब सही आ रहा है। मतलब मैंने बोला A1 इज इक्वल टू -2A2, तो उसका तो वही मतलब हुआ ना, हाँ हाँ A1/2 इज इक्वल टू -A2। हाँ ठीक है। हाँ 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 ठीक है। मुझे उल्टा समझ, मुझे लगा A2 इज इक्वल टू A1 बोल रहे हो। ठीक है, इसको तुम मान के ना, फिर तुम इसको अपनी कैलकुलेशंस में यूज करो, वही टेंशन वगैरह लगा के। ठीक है। अब ऐसे ही मैंने जैसे ये है रिलेशन निकालना तुम लोग सीख गए हो, ऐसे ही मैंने ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे लाइन में लगा रखे हैं। तो तुम लोग काम करना, ये चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व करना। एक वो वाला क्वेश्चन तुम्हारा पेंडिंग है, जो वो वाला जो तुम लोगों ने किया नहीं है वो भी कर लेना। ये 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, एंड करें फिर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। ओके। सर बोलो। सर एक्सेलरेशन 6 पॉइंट समथिंग आ रही है ना? हाँ हाँ ठीक है, हाँ वैसी ही आ रही है। तुमने सॉल्व भी और कर दिया कि? टेंशन, हाँ हाँ सर टेंशन आ रही है 10/3, मतलब वो 3 पॉइंट समथिंग।
तो टेंशन एक मिनट में चेक करने दो। टेंशन तुम्हारी आ रही है 3/, G/3 किसमें? हाँ सर, G/3 आ रही है, ठीक है, ठीक। मास वन हो गया। हाँ सही है, सही है, सही आ रही है। Yes. इसके अलावा बाकी क्वेश्चन भी कर रहे हैं इसमें। इसमें ना उस एडवांस के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। थोड़ा सा तुम लोग ये कम करने में कंफर्टेबल हो जाओगे तो एक एडवांस का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। इसमें कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लिकेट कैसे कर लेते हैं वो लोग, और हाँ कॉम्प्लिकेशन सर, कैसे वो एडवांस। क्वेश्चन जो होगा था वो हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। ठीक है सर, वो ट्राई करें। थैंक यू। ओके।